हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी में। मैं आपका दोस्त, आपका गुरु रोहित आरब फिर से स्वागत करता हूं और फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूं आज गाइस। बड़े मज़े का कॉन्सेप्ट है आज। तो आज आप ये समझ लेना कि आज जो क्वेश्चन होने वाला है, अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको क्वेश्चन लगेगा कि बड़ा आसान क्वेश्चन है और एकदम कर देंगे। लेकिन अभी जब आप वीडियो देखोगे ना तो पता लगेगा कि आसान तो कुछ था ही नहीं इसमें। जो आप सोच रहे थे उससे बिल्कुल उलट के है क्वेश्चन, देखना आप चाहें। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको, बहुत सारी, जो कि बिल्कुल अलग हैं। अभी तक के पढ़ाए हुए सारे कॉन्सेप्ट से बिल्कुल डिफरेंट हैं, बिल्कुल ही अलग हैं। आप देख लेना, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है ट्यूबवेल सर्विस कनेक्शन का। ट्यूबवेल सुने होंगे आप। ट्यूबवेल किसको बोलते हैं? नलकूप सुना? नलकूप बर्ड, गांव में जिससे खेतों की सिंचाई की जाती है उसे ट्यूबवेल बोलते हैं। तो ऐसा है कि एक इसमें नया ट्यूबवेल लगाना है, मतलब कि एक ट्यूबवेल में मोटर वोटर लगी हुई है। तो जो कंज्यूमर है, जो उसका किसान है, वो चाहता है कि इसको सप्लाई मिले, यानी कि इस पर बिजली का कनेक्शन आ जाए। जैसे बोलते हैं ना कि हमारे ट्यूबवेल पे बिजली नहीं हुई अभी, या हमारे ट्यूबवेल पे लाइन लग रही है, बिजली होने वाली है। तो इस तरीके से उसने अप्लाई किया है कि वो बिजली का कनेक्शन है। तो बस ये बताना है कि इसके कनेक्शन में कितना एस्टीमेट आएगा, यानी कि इस कनेक्शन में कितना पैसा खर्च होगा, बस ये बताना है डिटेल में, वो भी ठीक है। और एलटी सप्लाई से उसको सप्लाई मिलने वाली है, ठीक है ना गाइस। तो आई होप कि आज का वीडियो बहुत मज़ेदार होगा। अभी तक आपने ऐसा वीडियो देखा नहीं होगा, ना कहीं देखने को मिलेगा ऐसा वीडियो, ये मेरी गारंटी की बात है। और ये क्वेश्चन आपका EDD सेकंड में, EDD सेकंड में पूरे 20 नंबर का आया हुआ है, शायद 2018 में। 2018 में पूरे 20 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है ये। और होता क्या है कि देखने में तो लगेगा, अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा आपकी स्क्रीन पर, तो आपको देखने में लगेगा कि क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान है, सर तो हमको वैसे डरा रहे थे। लेकिन आप पूरी वीडियो देखना, जब आप क्वेश्चन को करोगे, यानी कि मैं जो क्वेश्चन को वीडियो में करूँगा, आप खुद सोचोगे कि हाँ भाई बड़े कॉम्प्लिकेशंस थे, सर एवं ही नहीं डरा रहे थे हमको, ठीक है ना। चलिए फिर इन्हीं कोशिशों के साथ आगे बढ़ते हैं। और गाइज़, वीडियो अगर पसंद आए ना, मज़ा आए वीडियो देखने में, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। दूसरी चीज़, वीडियो को जितना हो सके बाकी लोगों से शेयर करो। और गाइज़, कि चैनल पर अगर आप नए हो, पहली बार कोई वीडियो आप हमारे चैनल पर देखने आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, क्योंकि ना इतना ज़्यादा ईजी कंटेंट, मतलब डिफ़िकल्ट कंटेंट इतने ईजी वे में एक्सप्लेन किए जाते हैं यहाँ पर कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। और ये आप, मैं नहीं कह रहा, आप खुद डिसाइड करो ये वाली बात कि वाकई में, क्या वाकई में डिफ़िकल्ट कंटेंट ईजी वे में एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। आप वीडियो देखो चैनल की। इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा को, पॉलिटेक्निक को इतना आसान बना दिया है यार। आप जो मेन चीज़ें होती हैं सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में आके, जिन सब्जेक्ट से लगता है डर सबको, उन सब्जेक्ट को इतना हलवा बना दिया है कि आओ चम्मच से निकालो और खा जाओ, ठीक है। चलिए गाइस, बढ़ते हैं आगे को। सबसे पहले मैं आपको, एक क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन आपको मैं पढ़ा दूंगा अभी, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको इसके स्टेप बता देता हूँ क्लियर करने, कि ये जो क्वेश्चन होगा हमारा किन किन स्टेप में होगा गाइस। उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक वर्ड आया पीछे भी, अगर आपको देखा हो तो आपने, ये वर्ड दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, सर्विस कनेक्शन। वैसे इससे रिलेटेड हमारे ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुके हैं, जिसमें से मैंने एक न्यूमेरिकल था सर्विस कनेक्शन का, और एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। इंट्रोडक्शन पार्ट में सर्विस कनेक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था कि किस किस प्रकार के सर्विस कनेक्शन होते हैं और किस किस प्रकार से वो दिए जाते हैं। ये सब हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है सर्विस कनेक्शन के वीडियो में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो सर्विस कनेक्शन क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको बता के चलूँ सर्विस कनेक्शन क्या होता है। हमेशा इंट्रोडक्शन करा के चलना चाहिए। देखो बच्चों, सर्विस कनेक्शन किसी भी बिल्डिंग को किसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से दी जाने वाली सप्लाई को सर्विस कनेक्शन कहा जाता है। फिर से सुन लो, किसी भी बिल्डिंग के एनर्जी मीटर तक किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से सप्लाई पहुंचाना सर्विस कनेक्शन कहा जाता है। ये मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, और मैं आपको 6 के 6 प्रकार के न्यूमेरिकल कराऊंगा। पहले एक प्रकार का न्यूमेरिकल आपको मैं करा चुका हूँ, और आज जो ये न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ ये दूसरे प्रकार का न्यूमेरिकल है। GI पाइप टाइप का एक न्यूमेरिकल ऑलरेडी करा दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। चलिए फिर आज के क्वेश्चन के स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, हमेशा याद रखो, जब भी हम कभी कोई सर्विस कनेक्शन का न्यूमेरिकल करते हैं, ध्यान से सुन लेना, सर्विस कनेक्शन का न्यूमेरिकल करेंगे यानी कि हमसे ऐसा कुछ कहा जाएगा कि आप किसी बिल्डिंग को सप्लाई दो। जैसे कहीं पर लाइन लगी है, उस लाइन से आपको एक बिल्डिंग को सप्लाई देनी है। जैसे सबसे छोटी बात, सबसे मज़े की बात मैं बताता हूँ आपको। मान लो कि आपके घर को सप्लाई देनी है, कि आपके मोहल्ले में वहाँ पे खंभा लगा था, उस खंभे पे कोई बॉक्स वॉक्स लगा था,
उस बॉक्स में से आपके घर तक एनर्जी मीटर तक केबल आ रहा होगा, आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है, आपने देखा हो तो अगर, बस इसी को सर्विस कनेक्शन कहा जाता है। और ये एक प्रकार है सर्विस कनेक्शन का, जो कि नाम है ओवरहेड केबल। आपके वहाँ तक जो केबल आया है उसका नाम है ओवरहेड केबल, ठीक है ना। लेकिन आज जो हम क्वेश्चन कराएंगे वो ओवरहेड केबल का नहीं है, ओवरहेड केबल का जल्दी ही आएगा वीडियो आने वाले दिनों में। आज जो क्वेश्चन कराऊंगा वो तो बहुत ही अलग है। आज का जो क्वेश्चन है वो तो मतलब सारे के सारे क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट है। आप सोच भी नहीं सकते कि बिल्कुल बिल्कुल ही अलग है ये क्वेश्चन। ट्यूबवेल को सप्लाई दे रही है और साथ में इसमें ओवरहेड लाइन भी लगानी है। आप देखना क्वेश्चन में बड़ा मज़ा आने वाला है, मिक्सर क्वेश्चन है ये। लेकिन कन्फ्यूज़ मत होना आप, स्टेप बाय स्टेप देख के चलो, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही पढ़ के चलो। अगर आप ज़्यादा दिमाग चलाओगे तो कन्फ्यूज हो सकते हो। आप भरोसा रखो, जितना बता रहा हूँ वही कन्फर्म है, सही है बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए, तब भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, आपको कोई गलती नज़र आती है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली चीज़, हमारा ईमेल आईडी है polytechnicstudy2019@gmail.com। अगर आपको कोई भी पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप, या कोई भी टेबल चाहिए, कुछ भी रिक्वायर्ड है जो कि इस क्वेश्चन में टेबल यूज़ की जाएंगी, अगर वो रिक्वायर्ड है तो आप उस ईमेल आईडी पर ईमेल करें। अगली बात कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका मैं लिंक डाल दूँगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल कराई जाएगी। चलिए, तो स्टेप्स हैं आज के क्वेश्चन के। सबसे पहला स्टेप हमेशा की तरह यूनिवर्सल है वही रहना है ये तो, टेकिंग एजप्शंस। इसके बारे में तो यार 50 से ज़्यादा बार बता चुके हैं, तभी चलिए फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ, बस बहुत थोड़ा सा, कि एजप्शन किसी भी क्वेश्चन को मानने का, बस किसी भी क्वेश्चन को करने का, न्यूमेरिकल को, जो कि एस्टीमेशन का न्यूमेरिकल होगा, किसी भी एस्टीमेशन के क्वेश्चन को करने का वह पार्ट है जिसमें हम उन चीज़ों को खुद से मान लेते हैं जो क्वेश्चन में नहीं दी जाती हैं, जिसमें हम उन चीज़ों को खुद से मान लेते हैं जो क्वेश्चन में नहीं दी जाती हैं, ठीक है गाइज। चलिए फिर, जैसे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की ट्यूबवेल वाले की, तो इसमें ये नहीं कहा जाएगा कि आप सर्विस कनेक्शन कौन से प्रकार से देंगे। तो हम सर्विस कनेक्शन जौन से प्रकार से देंगे उसको हम लेट कर लेंगे सर्विस कनेक्शन, वो इसमें एजप्शन में, कि हम इस प्रकार से अपना सर्विस कनेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। अगली चीज़, इसमें ये भी नहीं कहा जाएगा कि जब वो जो पोल है या जो लाइन वाइन है वो कितने मीटर लंबी है, ये सब कुछ चीज़ें होंगी जो अननोन रहेंगी, तो उनको हम खुद से मान के चलेंगे, ठीक है गाइज। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। तो एजप्शन का हो गया। अगले स्टेप में हम करेंगे करंट की कैलकुलेशन, यानी कि अब जो अगला स्टेप है उसमें हम करेंगे करंट की कैलकुलेशन। देखो, ये तो कन्फर्म सी बात है, अगर कोई भी कभी सर्विस कनेक्शन लेगा तो वो पावर की वैल्यू ज़रूर देगा। किसकी वैल्यू देगा? पावर की वैल्यू ज़रूर देगा। और जब पावर की वैल्यू देगा तो आपको फॉर्मूला पता होगा शायद, P = BI और cos फाई। यहाँ से हम I की वैल्यू निकाल देंगे, I की, इस B को अपॉन में ले जाएंगे और cos फाई को अपॉन में ले जाएंगे, और 3 फेस की बात करेंगे तो √3 भी लगा देंगे, और इन सबको अपॉन में ले जाकर हम यहाँ पे I की वैल्यू निकाल देंगे। और जैसे ही I की वैल्यू निकल जाएगी, हमारे सर्किट का करंट निकल जाएगा, क्योंकि I ही करंट है यहाँ पे, ठीक है। आई होप चीज़ समझ में आई होगी क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। करंट निकालना समझ में आ गया होगा आपको। अब पता है करंट ध्यान रखो, करंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है इलेक्ट्रिकल के फील्ड में। हमेशा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है करंट निकालना, और सबसे आसान भी है, क्योंकि करंट निकालने के बाद ही हम ये पता लगा पाते हैं कि किस प्रकार का वहाँ पे केबल यूज़ हो रहा है, कौन सा वाला कंडक्टर यूज़ हो रहा है। आई मीन टू से एवरी डिवाइस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिकल करंट ऑफ द सर्किट, ठीक है। इस पूरे सर्किट में यूज़ होने वाला हर एक डिवाइस, हर एक कंपोनेंट सीधा डायरेक्टली कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है? डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिकल करंट से, क्योंकि दुनिया भर के इलेक्ट्रिकल के मामले में हर कंपोनेंट की रेटिंग में करंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। विदाउट करंट हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हम करंट निकाल लेते हैं, उसके बाद हम ओवरहेड कंडक्टर का अगर यूज़ किया गया है तो उसका साइज़ निकालेंगे, वेदर प्रूफ केबल का यूज़ किया गया है तो उसका साइज़ निकालेंगे ठीक है, इन सब का साइज़ निकालेंगे हम। उसके बाद डायग्राम बनाएंगे सर्विस कनेक्शन का, कि कौन से टाइप का सर्विस कनेक्शन है उसका डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद लिस्ट ऑफ मटेरियल्स का प्रिपरेशन करेंगे, यानी कि जो जो मटेरियल उसमें यूज़ किया गया है उसकी एक लिस्ट तैयार करेंगे, उसमें डिटेल में उसको समझाएंगे। उसके बाद मटेरियल लिस्ट बनाने के बाद मटेरियल कॉस्ट फाइंड करेंगे। मटेरियल कॉस्ट का मतलब होता है
जो हमने मटेरियल लिस्ट बनाई उसमें हर एक कंपोनेंट के आगे उसके पैसे लिखे होते हैं, रुपए लिखे होते हैं कि ये कंपोनेंट, जैसे मान लो मेन स्विच की बात की हमने, तो मेन स्विच के आगे लिखा होगा कि मेन स्विच जो है वो 200 रुपये का, 300, 400, इस तरीके से कुछ रुपये का होगा। तो ये सब लिखे होने के बाद सबको ऐड कर लेते हैं, तो वो बन जाती है हमारी मटेरियल कॉस्ट। फिर लेबर कॉस्ट निकालते हैं, जो कि सर्विस कनेक्शन में 20% होती है, किसका, मटेरियल कॉस्ट का। फिर इमरजेंसी कॉस्ट निकालते हैं, जो कि 5% होती है, किसका, मटेरियल कॉस्ट का। उसके बाद इन तीनों कॉस्ट को एक जगह ऐड कर लेते हैं और निकल जाती है हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि इतना खर्चा आएगा टोटल उस सर्विस कनेक्शन को लगाने में। तो किसान को कुछ ना कुछ देना पड़ता होगा एस्टीमेट, इस तरीके से ये एस्टीमेट बनाया जाता है ताकि जो बिजली घर उस किसान को या उस कंज्यूमर को ट्यूबवेल के लिए सर्विस कनेक्शन दे रहा है उसके पास एस्टीमेट रहे कि आपके सर्विस कनेक्शन में इतने रुपये का खर्चा आया, जिसका कुछ % आपको देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो स्टेप आई होप गाइस क्लियर होंगे। स्टेप आपको बहुत ही ज़्यादा इजी वे में बता दिए मैंने स्टेप्स। न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं, काहे को आपका टाइम वेस्ट करना है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल न्यूमेरिकल है, बहुत ही फास्ट वे में आपको कराऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करो आप, लेकिन आराम से पढ़ के चलो। देखो गाइस टाइम है अभी एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम जून के आखिर में होगा, अब बिल्कुल दिक्कत ना लो, जून के आखिर में एग्ज़ाम होगा, तब तक के लिए आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है ना। लेकिन आपके कन्फ्यूज़न इतने ज़्यादा हैं कि अभी भी आपको लगता है कि आप बहुत कुछ आ गया है, लेकिन बच्चा आप यकीन मानो आपको अभी बहुत कुछ नहीं आया है। अगर बहुत कुछ आ गया होता तो ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है ना, इसको आप पढ़ते ही समझ जाते हैं कि इसमें करना क्या है। लेकिन अभी भी आपको लग रहा होगा बहुत से लोगों को कि हम तो समझ गए इसमें क्या करना है अभी देखना कितना समझे हो आप, जब क्वेश्चन को कराऊंगा ना मैं इसको, तब बताना कितना समझे हो आप या कितना नहीं समझे, फिर कमेंट करके बताना कि अरे सर हम जो समझ रहे थे वो तो अलग ही निकला। ठीक है ना, ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो सामने है कि एक ट्यूबवेल, ट्यूबवेल का मतलब तो पता ही आपको, ये मैंने बताया, एक ट्यूबवेल कंज्यूमर, ठीक है, एक ट्यूबवेल कंज्यूमर को 400 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज़ ये उसको सप्लाई चाहिए, 400 वोल्ट की 3 फेज की 50 हर्ट्ज़ की सप्लाई उसको चाहिए कि इलेक्ट्रिक सप्लाई का कनेक्शन, ठीक है, एक डबल पोल से लेना है। डबल पोल का मतलब कहीं पे कोई पोल खड़ा होगा, वहाँ से किसको कनेक्ट करा जाएगा, 12 तक सप्लाई लाई जाएगी। ऐसे होता है ना हमेशा, आपने देखा होगा कहीं ट्रांसफार्मर रखे होते हैं दूर, उन ट्रांसफार्मर से फिर सप्लाई लेके आते हैं ट्यूबवेल तक, फिर ट्यूबवेल को कनेक्ट करते हैं, फिर ट्यूबवेल में ऑपरेट होता है। आगे डबल पोल से लेनी है, ठीक है, चलो ले लेंगे, जिस पर 25 kVA का ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। देखो वही वाली बात आ गई जो मैं आपको बता रहा था अभी कि उन पोल्स पर कहीं ट्रांसफार्मर रखे होते हैं, फिर उन ट्रांसफार्मर से सप्लाई लेके आया जाता है ट्यूबवेल तक। तो देखो इस पोल पर भी एक 25 kVA का ट्रांसफार्मर रखा गया है, लेकिन गाइस हमको इस 25 kVA से कोई भी लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना बस एक चीज़ से है, और वो है हमारे पास जो ट्यूबवेल में मोटर लगी होगी उससे लेना देना है हमारा। बाकी हमारा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि हमारे पास कितना है कितना नहीं है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए आगे क्या कहा है कि ट्यूबवेल की पोल से दूरी 300 मीटर है, ये सबसे मेन पॉइंट है। अभी तक तो आपको लग रहा होगा कि सर्विस कनेक्शन है, आसानी से दे देंगे, बात खत्म, कोई सा भी एक प्रकार अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो। लेकिन जब दूरी 300 मीटर है, क्या पॉसिबल है कि आप इतनी डिस्टेंस में बिना किसी सपोर्ट के वायर ले आओ? इम्पॉसिबल है ना, 300 मीटर की डिस्टेंस और उन वायर्स को कोई सपोर्ट भी ना मिले और आप ऐसे ही ले आओ, वो ज़मीन से भिड़ जाएंगे और इतना ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगा कि टेंशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि टूट जाएंगे वैसे हो, तो ये इम्पॉसिबल है। इसी के लिए मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट कहा, केवल इसी बेस पर कि ये 300 मीटर है, इसी बेस पर मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट कहा है। और गाइज ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखो, एग्जाम में कभी भी आपको बिल्कुल सिंपल रखा हुआ क्वेश्चन नहीं मिल जाएगा, क्योंकि आपको जब इंजीनियर की एग्ज़ाम देना है ये, क्योंकि आप डिप्लोमा करने के बाद इंजीनियर बनने वाले हो, फाइनल ईयर में हो, लास्ट स्टेज में हो, तो आपको ऐसे ही नंबर नहीं बांटे जाते कभी भी। तो ध्यान रखो, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, कॉम्प्लिकेशंस के साथ। अगर सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे तो फिर कॉम्प्लिकेशन किस बात के, और आप इंजीनियर किस काम के। ठीक है ना, तो आई होप बात मेरी आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए फिर 300 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है, अभी 300 मीटर डिस्टेंस है। उसके बाद क्या है कि इलेक्ट्रिक लोड 10 हॉर्स पावर है। चलो इसका मतलब है कि इस ट्यूबवेल में जो है 10 हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई है। ठीक है, चलो और बताओ,
इस सर्विस कनेक्शन में मटेरियल का कॉस्ट सहित एस्टिमेशन करो। चलो इस सर्विस कनेक्शन में मटेरियल का कॉस्ट सहित एस्टिमेशन कर देंगे हम। और सर्विस कनेक्शन का स्ट्रक्चर भी बताओ। सर्विस कनेक्शन का स्ट्रक्चर का मतलब कि आपने किस टाइप के सर्विस कनेक्शन से इसको सप्लाई दिया है, ये बताना पड़ेगा आपको। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने किस प्रकार के सर्विस कनेक्शन से इसको सप्लाई दिया है। चलिए गाइस, पहले मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को ही एक्सप्लेन किया देता हूँ ताकि आपको आंसर समझने में इसकी आसानी रहे। देखो यहाँ एक 11 kV की लाइन है, यहाँ पे कि एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, ठीक है। हमको इस ट्रांसफार्मर से यहाँ पे ये ट्यूबवेल का कमरा बना हुआ है, इस ट्यूबवेल के कमरे पे सप्लाई पहुँचानी है। और ये जो डिस्टेंस है वो 300 मीटर का डिस्टेंस है। तो 300 मीटर के डिस्टेंस में डायरेक्ट तो हम वायर यहाँ से ऐसे ही लेके जा नहीं सकते। अगर डिस्टेंस कम होता तब तो हम डायरेक्ट वायर ले आते ऐसे ही, लेकिन चूंकि डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए हम ऐसे ही वायर नहीं लेके जा सकते। उसके लिए क्या करेंगे, हम बीच में कुछ लाइन सपोर्ट लगाएंगे, यानी कि बीच में कुछ खंबे लगाएंगे बस। अब इन खंभों के थ्रू वायर लेके जाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे इसको कनेक्ट कर देंगे। ये इस तरीके से सप्लाई देंगे हम, ठीक है ना। बस तो हमको क्या क्या मटेरियल लगाना पड़ेगा, पहले तो हमें इस पोल पे कुछ मटेरियल लगाना पड़ेगा, फिर हमें ये वाले पोल लगाने पड़ेंगे, बीच में जितने भी लगेंगे वो कैलकुलेशन कर लेंगे अभी। फिर हमें ये वायर लगाने पड़ेंगे, फिर इन पोल्स पर मटेरियल लगाने पड़ेंगे, फिर यहाँ एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा उसके बाद इस ब्रैकेट पर मटेरियल लगाना पड़ेगा, फिर इस ब्रैकेट से सप्लाई देनी पड़ेगी ट्यूबवेल को। आई होप समझ में आया होगा क्या कहना चाह रहा था मैं क्वेश्चन में, और क्वेश्चन आपको इजीली एक्सप्लेन भी कर दूंगा, बिल्कुल चिंता ना करना, ठीक है। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन का पहला स्टेप आपको पता ही क्या होता है हमेशा से हमारा, क्या होता है सॉल्यूशन का पहला स्टेप, अजप्शन। अजप्शन में क्या होता है गाइस कि हम उन चीज़ों को खुद से मान लेते हैं जो हमें हमारा क्वेश्चन करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन क्वेश्चन में दी नहीं गई होती। हमें हमारा क्वेश्चन करने के लिए रिक्वायर्ड है लेकिन क्वेश्चन में दी नहीं गई हैं। जैसे यहीं पे अगर हम बात करें तो कई बार जिक्र आया पोल्स का, खंभों का कई बार जिक्र आया है ना, लेकिन एक भी बार क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि खंभा कौन सा वाला यूज़ किया गया, क्योंकि खंभे तो बहुत सारे होते हैं, तो कौन सा वाला यूज़ किया गया, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना हमको कौन सा वाला खंभा यूज़ किया गया, क्योंकि हम खंभे लगाएंगे तो। इसलिए हमने सबसे पहला वही माना है कि 10 मीटर लंबा RCC पोल यूज़ किया गया है। समझ में आई बात। सबसे पहला हमने वही माना है कि 10 मीटर लंबा RCC पोल यूज़ किया गया है। एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट, मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। तो 10 मीटर का पोल यूज़ कर लिया हमने, ऐसा हमने मान लिया। अगले स्टेप में हम मानते हैं जैसे कि हमें ये नहीं बताया गया कि हमें जो सर्विस कनेक्शन देना है वो कौन से प्रकार से देना है, मतलब क्लियर नहीं किया गया है कि आपको क्योंकि देखो प्रकार मैं आपको गिनाता हूँ एक बार फिंगर टिप्स पे कि दो प्रकार होते हैं, एक होता है ओवरहेड, एक होता है अंडरग्राउंड, और ये कुल मिला के 6 प्रकार के कनेक्शन होते हैं रियल में। कौन कौन से होते हैं सुनो देखो। सबसे पहला होता है वर्टिकल ब्रैकेट, हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट, वर्टिकल ब्रैकेट, हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट, GI पाइप, आई बोल्ट, ओवरहेड केबल और अंडरग्राउंड केबल। हो गए 6। बस ये 6 प्रकार के होते हैं, और इन 6 में से किसी एक प्रकार से ही कनेक्शन दिया जाएगा, तो वो हमको लेट करना है यहाँ पे। तो हम वो लेट कर रहे हैं, हमने वो लेट किया दूसरे नंबर पे कि ट्यूबवेल को सर्विस कनेक्शन वर्टिकल ब्रैकेट द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, वर्टिकल ब्रैकेट द्वारा दिया गया है। बस अब वर्टिकल ब्रैकेट के सप्लाई देने पर वर्टिकल ब्रैकेट सर्विस कनेक्शन क्या होता है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं, ये जानने के लिए आप हमारा सर्विस कनेक्शन का इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हो, जो कि आपको ज़रूर देखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। ओके गाइज, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो देखने से क्या होता है कि आपको कंपोनेंट्स का अंदाज़ा हो जाएगा, आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा कंपोनेंट किस बेस पर किस हिसाब से लगाना है, आप फिर उस कंपोनेंट को ईजिली लगा पाओगे। चलिए फिर अगला एजप्शन मानते हैं हम। अगले एजप्शन में हमको ये नहीं बताया गया कि जो हमें खंबे लगाने हैं वो कितनी कितनी दूरी पे लगाएं। तो देखो मैं अपना बता रहा हूँ कि मैंने किस बेस पे ये माना है। मैंने माना है
कि HT पोल व ट्यूबवेल के लिए लाइन को 50 मीटर का स्पैन रखा गया है। 50 मीटर का स्पैन, फिर से सुन लो क्या वर्ड है ये, 50 मीटर का स्पैन, 50 मीटर का स्पैन। देखो 50 मीटर के स्पैन का मतलब है कि हमारी जो लाइन है वो 300 मीटर की है, 300 मीटर की है। आपको मैं भी सिंगल लाइन डायग्राम बना के दिखाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो, बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पहले चीज़ें ऐसी एक्सप्लेन कर दूँ। तो 300 मीटर की लाइन में एक पोल तो पहले से लगा हुआ है, तो वहाँ तो हमको कुछ भी लगाना है नहीं। दूसरा, ट्यूबवेल पे आके हमको एक वर्टिकल ब्रैकेट लगाना है, वहाँ भी कुछ नहीं लगाना। बीच की बची है हमारे पास 200 मीटर डिस्टेंस, उसमें हम अगर 200 मीटर को या तो 100 मीटर में मान सकते हैं या फिर 50-50 मीटर में मान सकते हैं। और गाइज LT लाइन में 100 मीटर का स्पैन बहुत ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि वायर इतना पतला होता है कि वो 100 मीटर के स्पैन को कैरी नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम LT लाइन में हमेशा 50 मीटर का स्पैन ही कैरी करते हैं या कैलकुलेट करते हैं या लेट करते हैं। हमेशा ध्यान रखो, LT लाइन की जब बात करेंगे तो हम हमेशा 50 मीटर का स्पैन ही कैलकुलेट करेंगे या लेट करेंगे। तो इसलिए मैंने इसको 50 मीटर का स्पैन माना है। और ये 50 मीटर का स्पैन किस तरीके से माना है मैं आपको अभी सिंगल लाइन डायग्राम बना के क्लियर कर दूंगा अभी अगले 1-2 स्लाइड में, ठीक है। तो आई होप आपको ये 2-3 एजप्शन जो थे क्लियर हुए होंगे। अगला और इम्पोर्टेंट एजप्शन ये कि देखो गाइस, ऐसा होता है कि पहले वर्टिकल ब्रैकेट तक सप्लाई लाई जाती है ओवरहेड कंडक्टर के थ्रू। जैसे ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट तक सप्लाई पहले तार के थ्रू लाएंगे ऐसे करके, फिर इस तार पे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे ऐसे केबल को, और केबल से सप्लाई देंगे। यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाऊंगा मैं कैसा होता है, पूरा डायग्राम बना हुआ है, इसी में आगे आएगा अभी जब स्टेप आएगा उसका डायग्राम का, तो डायग्राम दिखाऊंगा बना के कैसा होता है वो। तो उस तरीके से सप्लाई दी जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि केबल की ज़रूरत भी पड़ती है थोड़ी। तो जो केबल यूज़ किया गया है वो हमेशा 10 मीटर रहता है फिक्स, 10 मीटर केबल फिक्स रहता है। बस कौन सा वाला यूज़ किया गया है वो हमें मानना होता है। तो गाइज़ यहाँ पे जो हमने केबल यूज़ किया है वो 3.5 कोर केबल यूज़ किया है। 3.5 कोर का मतलब होता है 4 कोर केबल। 4 कोर केबल को ही 3.5 कोर केबल बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि 3 इसमें फेज वायर होते हैं और 1 इसमें न्यूट्रल वायर होता है। 3 इसमें फेज वायर होते हैं और 1 इसमें न्यूट्रल वायर होता है। बस इसीलिए इसको 3.5 कोर कहा जाता है, क्योंकि 3 फेज के और न्यूट्रल में तो कोई करंट फ्लो होता नहीं, इसलिए इसको आधा लेट किया गया है। लेकिन इसका जो प्राइस मिलेगा आपको वो 4 कोर केबल का ही मिलेगा। जो बुक में आपको प्राइस मिलेगा वो आपको 4 कोर केबल का ही प्राइस मिलेगा, ध्यान रखना, 3.5 कोर का नहीं मिलेगा। तो आपको 4 कोर केबल का ही प्राइस देखना है, बस लिखा जाता है 3.5 कोर केबल, ठीक है ना। ओके गाइज, आई होप आपको एजप्शन सारे के सारे क्लियर हुए होंगे और बहुत ही अच्छे से हुए होंगे, और कम से कम 20% पार्ट आपके क्वेश्चन का ख़त्म हो चुका है। अब हम अगला स्टेप करते हैं करंट की कैलकुलेशन का, जो कि हमने अपने स्टेप्स में भी क्लियर करके बताया था आपको कि हम जो अगला स्टेप में करेंगे वो करंट की कैलकुलेशन करेंगे। देखिए कैलकुलेशन ऑफ करंट क्या होता है। कैलकुलेशन ऑफ करंट बिल्कुल सिंपल है। पावर का फॉर्मूला आपको पता होगा, P = BI cos phi। अगर 3 फेज की बात करें तो √3 भी लगाना पड़ता है यहाँ पे। तो यहीं से हमने I की वैल्यू निकाली और इस B √3 और cos phi को अपॉन में ले गए। वही हमने किया है, आप यहाँ पे देख लो, ये देखो I = P/√3 B cos phi, यही हमने किया है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद हमने P की वैल्यू रखी। P की वैल्यू थी हमारे पास 10 हॉर्स पावर की मोटर थी ना। और पता है कुछ लोग यहाँ कन्फ्यूजन में रहेंगे कि अच्छा वो 25 kVA क्या था फिर। अरे भैया 25 kVA ट्रांसफार्मर लगा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई भी लेना देना नहीं, उसको केवल सप्लाई लेके आनी है बस। वो तो ट्रांसफार्मर लगा है, उस पर सप्लाई लेके आनी है, बाकी कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है। तो 10 हॉर्स पावर की मोटर हो गई अपॉन 400 वोल्ट, और पावर फैक्टर हमने लिया यहाँ पे 0.9 पावर फैक्टर लिया, क्योंकि अच्छी मोटर लगी होगी इसलिए 0.9 पावर फैक्टर लिया है। अब हॉर्स पावर को जब हम वाट में कन्वर्ट करते हैं तो 735.5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, 735.5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, और ये हॉर्स पावर जो है वो वाट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने इसको किया और जब इसको कैलकुलेट किया तो करंट निकल के आया हमारे पास 11.79 एम्पियर। कितना आया? 11.79 एम्पियर। फिर से सुन लो, पावर का फॉर्मूला होता है P = BI cos phi। वहाँ से हमने I कैलकुलेट किया, P की जगह वैल्यू रखी, B की जगह वैल्यू रखी,
फिर हमने हॉर्स पावर को वाट में कन्वर्ट किया, और फिर वाट में कन्वर्ट करने किलो वाट में कन्वर्ट किया, और फिर कन्वर्ट करने के बाद हमने यहाँ पर करंट निकाला। तो जो करंट आया वो आया 11.79 एम्पियर, 11.79 एम्पियर करंट आया हमारा। अब गाइज आपको मैंने पावर वायरिंग में कुछ क्वेश्चन कराए हैं और पावर वायरिंग के कई सारे वीडियो बनवाए हैं, तो आप जाके वो पावर वायरिंग के वीडियो भी देख लेना। अच्छा, मैं ऐसा अभी क्यों बता रहा हूँ अचानक से, तो मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगले स्टेप में उसका यूज़ होने वाला है क्योंकि अगले स्टेप में इसका यूज़ होने वाला है। देखो गाइज, क्या होता है कि आपको पता है कि मोटर जो होती है वो अपने स्टार्टिंग में फुल लोड करंट से कई गुना करंट लेती है। जो मोटर होती हैं, ये जो मोटर होती हैं, ये स्टार्टिंग में फुल लोड करंट से कई गुना करंट लेती हैं, और ऐसा पावर वायरिंग में कहा गया है कि इसीलिए उनके इफ़ेक्टिव करंट को उनके फुल लोड करंट से 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ऐसा कहाँ कहा गया है? ऐसा कहा गया है पावर वायरिंग में। ये देखो, इसीलिए मैंने आपको बोला कि इफेक्टिव, पहले आपको पावर वायरिंग का वीडियो भी ज़रूर देख लेना। भी पता है क्या है कि ये सारे के सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप अगर कितनी भी कोशिश कर लो, नेगलेक्ट नहीं कर सकते किसी भी चैप्टर को या आप ये नहीं सोचना कि आप तो सीधा सर्विस कनेक्शन पढ़ने आ गए और आप बिना पावर वायरिंग, बिना अंडरग्राउंड, बिना ओवरहेड लाइन पढ़े सर्विस कनेक्शन को कर लेंगे, तो आप बहुत बड़ी भूल में हैं बालक। आपको शुरू से पढ़ के आना पड़ेगा। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पढ़ के आना ज़रूरी है, उसमें ये बताया जाता है कि टेबल कैसे बनाई जाती है। चैप्टर नंबर 2 पढ़ के आना ज़रूरी है, उसमें ये बताया जाता है कि अर्थिंग कैसे की जाती है। चैप्टर नंबर 3 पढ़ के आना ज़रूरी है, उसमें ये बताया जाता है कि इंटरनल वायरिंग कैसे की जाती है। चैप्टर नंबर 4 पावर वायरिंग कैसे की जाती है। चैप्टर नंबर 5 ओवरहेड लाइंस। नंबर 6 अंडरग्राउंड लाइंस। उसके बाद आज आप पढ़ रहे हो चैप्टर नंबर 7 एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शंस। तो बच्चे, आप अगर सोचो कि सीधा सर्विस कनेक्शन को हम उड़ा लेंगे तो ना हो पाएगा, पहले वो सारे के सारे चैप्टर पढ़ के आने पड़ेंगे और उन सारे के सारे चैप्टर से रिलेटेड जो भी काम की इन्फॉर्मेशन का वीडियो है वो ऑलरेडी चैनल पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में कुछ का है, वरना आप चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में हर चैप्टर का मैंने अलग से क्लियर कर रखा है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल बात करते हैं यहाँ की। तो लिखा है कि मोटर स्टार्टिंग में फुल लोड करंट से ज़्यादा करंट लेती है, इसीलिए इफेक्टिव करंट के लिए हम मोटर को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इफेक्टिव करंट निकाली हमने मोटर की, 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया जो करंट आया था। और अब हमने जब देखो पहले करंट आया था 11.79। अब अगर आप 11.79 के अकॉर्डिंग मटेरियल लगाते तो आपको पास जो फ्यूज सेट लगते वो 15 एम्पियर के लगते, जो क्या बोलते हैं फ्यूज कटआउट लगते वो 15 एम्पियर के लगते, जो एनर्जी मीटर लगता वो 15 एम्पियर का लगता। लेकिन यहाँ तो आपकी करंट अब ज़्यादा हो गई, इफेक्टिव करंट, जो कि गलत हो जाता है ना फिर सारे के सारे। इफेक्टिव करंट हो गई 17.68 एम्पियर। और इस करंट के लिए आपको 30 एम्पियर वाला मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 15 के बाद सीधा 30 एम्पियर वाला मटेरियल आता है। तो है कि नहीं है गलत? समझ पा रहे हो ना बात को? गलत है। तो समझ में आया कि हमने जो है 17.68 करंट आ गई हमारे पास। अब इस 17.68 करंट के अकॉर्डिंग ही हम बाकी सारा का सारा मटेरियल लेके आएंगे अपना। अब देखो ज़रा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जब हमने इस 17.68 करंट के अकॉर्डिंग ओवरहेड कंडक्टर के लिए टेबल में देखा, जो कि ओवरहेड कंडक्टर की टेबल है गाइज, आई होप कि आपके पास होगी। और अगर आपके पास नहीं है तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना पैनिक हो। आप बस डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल दिया गया है polytechnicstudy2019@gmail.com पर ईमेल कर दो मुझे एक बार छोटा सा। उस ईमेल पर मैं आपको हर एक टेबल प्रोवाइड करा सकता हूँ जो कि आपके इस न्यूमेरिकल या बाकी न्यूमेरिकल को करने के लिए रिक्वायर्ड है, ये ज़रूरी है। ठीक है, और मैं हमेशा हर वीडियो में अपनी बताता हूँ कि आप मुझे ईमेल कीजिए। और कुछ लोग करते हैं और मैंने बहुत लोगों को प्रोवाइड भी कराया है। ठीक है ना। चलिए फिर, यह दूसरी चीज़ कि आप जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, चलिए। तो जब उस टेबल में देखा गया
तो उस टेबल में देखने पर पता लगा कि ओवरहेड कंडक्टर के रूप में ये वाला वायर यूज होगा। कौन सा है ये? 3/3.0 mm AAC कंडक्टर। ये 3/3.0 mm AAC कंडक्टर का मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 3 तार जो कि 3 mm मोटाई के हैं उनको मिला के एक कंडक्टर बनाया गया है, उसका यूज़ होगा। ठीक है नहीं? अब इसका प्राइस जो होता है वो टेबल में होता है 5 रुपये मीटर, और वैसे तो महंगा मिलता है, लेकिन आपको और हमको तो चलना है, जो कि चाहे कोई भी एग्जामिनर हो दुनिया भर का, वो कोई ये तो है नहीं कि दिन रात वो यही केबल और वायर खरीदते फिर रहे हैं। इसीलिए वो लेटेस्ट रेट से, लेटेस्ट प्राइस से अपडेट नहीं होते हैं। तो आप भी कोशिश करना कि उनको वही चीज़ अवेलेबल कराओ जो वो जानना चाहते हैं, जो वो लेना चाहते हैं। आप अगर उनको लेटेस्ट प्राइस या लेटेस्ट रेट बताओगे तो भैया आप ही घाटे में रहोगे और नुकसान हो सकता है। ठीक है ना? तो ये वाला वायर यूज़ होगा। इस वायर को मैं यूज़ करूँगा, कितना होता है अभी मैं अगले स्टेप में वही कैलकुलेट करूँगा कि ये वायर जो होता है वो कितने मीटर यूज़ होगा। अगली चीज़ के ब्रैकेट जब लगाएंगे उस बिल्डिंग पर, ब्रैकेट जब लगाएंगे तो उस ब्रैकेट से एनर्जी मीटर तक सप्लाई दी जाएगी। और वो जो सप्लाई वाला जो केबल है, जब हमने चेक किया इस करंट के अकॉर्डिंग, तो गाइस जो 3.5 कोर का केबल है, यानी कि जो 4 कोर का केबल है, 4 कोर बोलते हैं इसको हम, जो 4 कोर का केबल है वो 25 mm स्क्वायर से नीचे नहीं आता। अच्छा, आप अगर ये सोचो कि मैं यहाँ पे 4 कोर क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सप्लाई तो 3 फेस थी, फिर सर ने यहाँ पे 4 कोर क्यों यूज़ किया है। तो बच्चे 4 कोर मैंने इसलिए यूज़ किया है, क्या आज तक किसी ट्यूबवेल में देखा है कि मोटर चलाने के लिए दूसरी बिजली का कनेक्शन आ रहा हो और बल्ब जलाने के लिए दूसरी बिजली का कनेक्शन आ रहा हो? ऐसा नहीं होता ना कभी भी। बल्ब भी उसी से जल रहे होते हैं ना, जल रहे होते हैं, ऑन हो रहे होते हैं। तो जब बल्ब भी और लाइट भी उसी से ऑपरेट होनी है तो न्यूट्रल वायर जरूर चाहिएगा ना हमको, इसीलिए मैं न्यूट्रल लेके आया हूँ साथ में। समझ में आई बात? फिर से सुन लेना कि मैंने 4 कोर का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि न्यूट्रल लाना है। न्यूट्रल क्यों लाना है? क्योंकि लाइट फैन भी तो चलाने पड़ेंगे ना वहाँ पे, इसीलिए न्यूट्रल लेके आना है। ठीक है, चलिए। तो 25 mm स्क्वायर से नीचे का तो केबल आता नहीं, इसीलिए यहाँ पे 25 mm स्क्वायर का केबल यूज़ होगा, जो कि 10 मीटर लंबा होगा, जो कि फिक्स होता है 10 मीटर, है ना। चलिए फिर, आई होप बात समझ में आ रही होगी, मैं इतने आसान भाषा में बताना चाह रहा हूँ आपको। तो अब हम कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ AAC कंडक्टर, यानी कि वो जो कंडक्टर लगने वाला है उसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले देखो, सिंगल लाइन डायग्राम में बना दूंगा यार, परेशान ना हो। सिंगल लाइन डायग्राम बना के दिखाऊंगा मैं कि पोल जो लगे वो कहाँ कहाँ लगे हैं, कैसे कैसे लगे, सब बना के दिखाऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करो। ठीक है ना? पोल जरूर बना के दिखाऊंगा मैं कैसे कैसे लगे हैं, और फिर उसका एक डायग्राम भी बनाऊंगा हाथ से यहीं पे भी। पहले हम उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं वायर की, कि हमें कितना वायर चाहिए होगा, वो कितना कंडक्टर चाहिए होगा। तो कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड कंडक्टर, देखो 300 मीटर की लाइन है। ठीक है, 300 मीटर की लाइन है। ओके गाइस, तो 300 मीटर का डिस्टेंस और 4 वायर। 4 वायर क्यों? क्योंकि 3 फेस के और एक न्यूट्रल का। 300 मीटर का डिस्टेंस और 4 वायर प्लस 5% एक्स्ट्रा। अब ये 5% एक्स्ट्रा क्यों है? ये 5% एक्स्ट्रा का इसलिए है क्योंकि ना, वही वाली बात आपको पता ही है, प्रॉपर्टी कि मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है गर्मियों में फैलना और सर्दियों में सिकुड़ना। अगर आप किसी भी मौसम में लाइन लगा दोगे, मान लो कि आप गर्मियों में लाइन लगा दोगे, जब वो सर्दियों में सिकुड़ेगी तो तार टूट सकते हैं। सर्दियों में लाइन लगा दोगे तो जब वो गर्मियों में फैलेगी तो नीचे झुक सकते हैं। इसलिए थोड़ा सैग छोड़ा जाता है। सैग नाम की एक टर्म होती है, आपने सुनी होगी TDP में, सैग, थोड़ा सैग छोड़ा जाता है, इसलिए 5% एक्स्ट्रा लिया गया है। आप 2 से लेके 5% तक एक्स्ट्रा ले सकते हैं। मैं 5% एक्स्ट्रा इसीलिए लेके चलता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो और आप एक ही बार में क्वेश्चन को समझ जाओ। बस इसीलिए मैं जो है 5% एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ। तो 300 की 4 से मल्टीप्लाई किया, 5% एक्स्ट्रा रखा, तो 1200 मीटर आया 300 की 4 से मल्टीप्लाई करने पर, और 1200 का जब 5% निकाला तो वो 60 मीटर आया, और ऐड करके हो गया हमारे पास 1260 मीटर। तो टोटल वायर कितना यूज़ हुआ? टोटल वायर यूज़ हुआ 1260 मीटर। टोटल वायर कितना यूज़ हुआ? टोटल वायर यूज़ हुआ हमारा 1260 मीटर। ठीक है, चलिए, कौन सा वाला वायर यूज़ हुआ है? ये
कंडक्टर वायर यूज़ हुआ है ये 1260 मीटर। उसकी रेटिंग क्या थी? उसकी रेटिंग मैंने टेबल में देख के निकाली थी, वो आई थी 3/3.00। ओके गाइज, न्यूमेरिकल बहुत बड़े होते हैं इसलिए टाइम भी लगता है इनको करने में। देखो कम से कम 1 घंटे का एक न्यूमेरिकल तो आपको समझाया जाएगा ताकि आप एग्जाम में उसको आधे घंटे में निपटा सको। गाइज EEE का पेपर 3 घंटे का होता है, 3 घंटे का 100 मार्क्स का होता है EEE सेकंड का, और 50 नंबर का होता है EEE फर्स्ट का। होते दोनों 3-3 घंटे के ही है। देखो इस पेपर में आपको एक कॉपी मिलेगी लिखने के लिए और एक मिलेगी शीट। शीट का मतलब चार्ट, एक चार्ट पेपर मिलता है और एक कॉपी मिलती है। तो आपको क्या करना होता है कि चार्ट पेपर पर डायग्राम बनाने होते हैं और कॉपी में उनके बारे में लिखना होता है जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आप इफेक्टिव करने के लिए क्वेश्चन को एक काम कर सकते हैं कि डायग्राम को कभी कभी चार्ट पे भी बना दिया करो, कॉपी पे बना दिया करो, लेकिन बहुत साफ लिखना है, जितना हो सके सुंदर लिखना है। सुंदरता की बहुत वैल्यू है, या ध्यान रखना यहाँ पे इस सब्जेक्ट में, क्योंकि डायग्राम बहुत हैं और डायग्राम जितने आप साफ बनाओगे उतना ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ड्राइंग नहीं है ये, कभी आप सोचोगे ये ड्राइंग है, ड्राइंग में समझने की भूल करना है इसको। ये डिजाइनिंग है, बहुत हैवी चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है नहीं। तो कंडक्टर की लेंथ 1260 मीटर आ गई है। अब अर्थिंग वायर का कैलकुलेशन कर लेते हैं। अर्थिंग वायर के कैलकुलेशन में 300 मीटर में एक ही वायर जाएगा और 5% एक्स्ट्रा, इसीलिए कितना हो गया 315, और 315 मीटर अर्थिंग वायर हो गया हमारा यूज़ होने वाला। अर्थिंग वायर कौन सा यूज़ होगा वो हमने एजप्शन में मान लिया। अर्थिंग वायर यूज़ होगा हमारे पास 8 SWG का। कौन सा? 8 SWG का अर्थिंग वायर यूज़ होगा। सिंपल सी बात, ठीक है ना। आई होप आपको वायर का कैलकुलेशन समझ में आया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। चलिए फिर अब मैं आपको सिंगल लाइन डायग्राम बना के दिखाई देता हूँ कि हम जो इसमें इसको बिठाने वाले हैं वो किस तरीके से बिठाने वाले हैं। देखो स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं इसको, सिंगल लाइन डायग्राम भी बोल सकते हैं इसको। स्ट्रक्चर वैसे आगे है, स्ट्रक्चर पूरा स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं हम, ये है सर्विस कनेक्शन का स्ट्रक्चर। लेकिन आपको पहले वही वाला देख लीजिए आप, इसको सिंगल लाइन डायग्राम ही बोलेंगे हम, ठीक है। देखो है क्या यहाँ पे, मान लो कि ये ट्यूबवेल है, ये ट्यूबवेल है इधर साइड राइट में, और ये वो लाइन है जहाँ ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, ठीक है। ये वो लाइन है जहाँ ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। तो यहाँ से लेके हम यहाँ से यहाँ पर तो हमें कुछ कोई खंभा नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पे पहले से खंभा लगा हुआ है। यहाँ से हम 50 मीटर चले और एक खंभा लगा दिया, फिर 50 मीटर चले दूसरा लगा दिया, फिर 50 मीटर चले नेक्स्ट लगा दिया, फिर 50 अगला लगा दिया, फिर 50 चले और अगला लगा दिया, और हम 250 मीटर चल चुके हैं। अब जो है 50 मीटर का डिस्टेंस रह गया है ट्यूबवेल तक। तो अब हम यहाँ पे कोई खंभा नहीं लगाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम कि अब जो है यहाँ एक वर्टिकल ब्रैकेट लगा देंगे, ये वर्टिकल ब्रैकेट, और इस वाले खंभे के वायर को सीधा वर्टिकल ब्रैकेट पे कनेक्ट कर देंगे। ये प्रोसेस है पूरा, ठीक है। तो आई होप आपको सिंगल लाइन डायग्राम समझ में आया होगा। देखो इस वाले खंभे पे पहले हम साइकिल इंसुलेटर लगा के, साइकिल इंसुलेटर क्लैंप लगा के 4-4 और वायर को आगे ले जाएंगे। देखो ऐसा करना है, ये खंभा पहले से है, यहाँ से वायर लेके गए 4-4 ये, फिर हमने यहाँ पे ये वाला पोल लगाया, पोल से फिर आगे को वायर बढ़ा दिए, फिर हमने ये वाला पोल लगाया, फिर आगे को वायर बढ़ा दिए, फिर हमने ये लगाया, फिर आगे को ऐसे चलते गए, फिर हमने ये लगाया, फिर आगे को ऐसे चलते गए, फिर हमने ये लगाया। उसके बाद हमने लगाया ब्रैकेट, और ब्रैकेट पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो कितने खंभे हो गए? 1 2 3 4 और 5। तो कुल मिला के हमको यहाँ 5 खंभे लगाने पड़े एक्स्ट्रा खुद से, ये वाले 5 खंभे लगाने पड़े हमें। और इन 5 खंभों में एक अर्थिंग सेट लगाना ज़रूरी है, तो इसलिए यहाँ पे एक अर्थिंग सेट हो गया, ठीक है। एक अर्थिंग सेट कहीं भी लगा लो, मोटर की अर्थिंग कर लो या इसकी अर्थिंग कर लो, एक अर्थिंग सेट हो जाएगा, ठीक है नहीं। चलिए फिर आई होप आपको सिंगल लाइन डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर होगा बच्चे। अगर आपको सिंगल लाइन डायग्राम में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आ रही है, आप कमेंट करके बताओ मुझे, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हो। ईमेल आईडी आपको पता ही है, polytechnicstudy2019@gmail.com। आप बिंदास ईमेल करो, आपके हर सॉल्यूशन का और आपके हर डाउट का मैं सॉल्यूशन दूंगा। बिल्कुल मेरी कोशिश रहती है कि मैं वीडियो में ही सारी चीज़ें क्लियर कर दूं, लेकिन तब भी ऐसा कभी कभी हो जाता है कि कोई चीज़ अनक्लियर रह जाती है आपको। तो आप ईमेल करने से पहले सोचा ना करो, आप जो भी आपके मन में आया करे तुरंत कमेंट में बताओ कि सर मेरा ये डाउट है, ठीक है नहीं। चलिए सिंगल लाइन डायग्राम क्लियर हो गया, वो 5 खंभे लगा दिए हमने, एक ब्रैकेट लगाया है। तो अब मैं आपको उसका डायग्राम दिखा देता हूँ वर्टिकल का, कि वर्टिकल ब्रैकेट कैसा होता है। देखो ऐसा होता है वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन,
ये जो आप देख रहे हो ये वाला हिस्सा, देखो ये कोई छत होगी, ये कोई छत है लगी हुई, ठीक है। इस छत पे ये ब्रैकेट लगाते हैं हम, चलो ये ब्रैकेट लग गया। इस ब्रैकेट में हम फिर ये आई बोल्ट लगाएंगे, जितने वायर उतने आई बोल्ट। यहाँ पे 4 वायर आ रहे हैं इसलिए 4 आई बोल्ट, एक अर्थिंग का 5 आई बोल्ट लग गए यहाँ पे। उसके बाद हम इनमें इंसुलेटर लगाएंगे, उसके बाद एरियल फ्यूज लगाएंगे, और उसके बाद फिर हम इसको सप्लाई दे देंगे और काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इस ब्रैकेट को इंस्टॉल करने के लिए ये रैग बोल्ट लगाएंगे, फिर यहाँ से हम केबल को कनेक्ट करेंगे, ये केबल, फिर इस केबल के थ्रू नीचे जाके हम सप्लाई देंगे। ये प्रोसेस होता है पूरा। आई होप समझ में आ रहा होगा बात आपको, है ना। और ऐसा नहीं कि पहली बार मैं बता रहा हूँ, जो सर्विस कनेक्शन का इंट्रोडक्शन वीडियो उसमें पूरी चीज़ क्लियर कर दी थी मैंने, लेकिन तब भी अब जब वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन को स्पेशली क्लासीफाइड या डिफाइन करने की बात आई है तो इसके बारे में बताना तो जरूर पड़ेगा सारी बात, है ना। तो आप वो इंट्रोडक्शन पार्ट एक बार देख के आ जाओ, इंट्रोडक्शन पार्ट में वो सब कुछ क्लियर कर रखा है हमने। ऐसा नहीं, बहुत बहुत सिंपल वे में क्लियर कर रखा है यार, इतना आसान आपको समझा रखा कि आप भी सोचेंगे कितना आसान समझा दिया है, ठीक है नहीं। चलिए समझ में आया। ये ब्रैकेट लगाते हैं, देखो ब्रैकेट पे लगने वाला मटेरियल, ब्रैकेट लगेगा, आई बोल्ट लगेंगे, फ्यूज लगेंगे, इंसुलेटर लगेंगे और केबल लगेगा, और ये रैग बोल्ट लगेंगे, फिर ये स्टेसेट लगेगा, बस ख़त्म कहानी। इतना सा काम करना है आपको। चलिए बढ़ें आगे। अब जब ब्रैकेट का कनेक्शन भी समझ में आ गया तो अब बस केवल एक ही चीज़ बचती है, और वो आती है हमारे पास लिस्ट ऑफ मटेरियल्स। देखो लिस्ट ऑफ मटेरियल्स जब लगाएंगे हम, तो लिस्ट ऑफ मटेरियल्स लगाने के लिए आपको पता ही है कि क्या क्या मटेरियल लगाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 पार्ट्स में बटी हुई चीज़ें हैं। 3 पार्ट्स में कैसे बटी हुई चीज़ें देखो, एक तो ये, एक तो इस वाले जो पहले से खंभा लगा हुआ यहाँ पे कुछ मटेरियल लगाएंगे, दूसरा इस ब्रैकेट पर कुछ मटेरियल लगाएंगे, तीसरा ये बचे हुए इन हिस्सों पर मटेरियल लगाएंगे। समझ में आ गई बात। तो ये 3 पार्ट्स में चीज़ें बटी हुई हैं, और आप इन्हीं 3 पार्ट्स को इसी सीक्वेंस को फॉलो करोगे। पहले आप इस पर कुछ मटेरियल लगा दो, फिर आप इस पर कुछ मटेरियल लगा दो, या फिर इस पर कुछ मटेरियल लगा दो, फिर इस पर लगा दो, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है, और इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए मैंने ये लिस्ट बनाई है और आपको मैं लिस्ट समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लग रहा होगा इस तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके चलना, वीडियो को दूसरे लोगों से शेयर करके चलना। दूसरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। क्या होता है कि ऐसी ही वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग आएंगी, और ये मैं गारंटी देता हूँ यार कि आपके एग्ज़ाम से पहले आपको इतना करा दूंगा कि आप एग्ज़ाम देने से जाने से पहले डरोगे नहीं। क्योंकि मुझे पता है बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो डरते हैं एग्ज़ाम देने से जाने से पहले, लेकिन मेरी गारंटी है आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो आप एग्ज़ाम देने से जाने से पहले डरेंगे नहीं, और बिल्कुल प्राउडली एकदम कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम देने जाएंगे। देखना बस, अब जो वीडियो है जितना दिखाता हूँ उतना देखो, पूरा समझो, स्किप ना किया करो। अब वीडियो को जैसे 5 सेकंड 10 सेकंड स्किप कर लोगे तो क्या पता उन 5 या 10 सेकंड में कोई ऐसी बात बोल दी गई हो कि आगे वाला आपको क्लियर ही ना हो चीज़। इसीलिए वीडियो को स्किप मत किया करो, आखिर तक देखा करो, बिल्कुल आखिर तक, क्योंकि आखिर में मैं एक क्वेश्चन दे के जाता हूँ हमेशा। तो कभी भी वीडियो को स्किप मत किया करो, ठीक है। चलिए तो लगाते हैं हम सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन पोल पर कुछ मटेरियल लगा लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन पोल कौन सा, ये वाला, जो ये वाला पोल था, ये वाला, ये डिस्ट्रीब्यूशन पोल है ना पहले से जिस पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो इस पर हम थोड़ा मटेरियल लगा लेते हैं पहले। तो इस पर हम क्या क्या लगाएंगे देखो, इस पर हम एक तो लगाएंगे साइकिल इंसुलेटर, साइकिल इंसुलेटर लगाएंगे, एक लगाएंगे साइकिल इंसुलेटर क्लैंप, ठीक है, और लगाएंगे एक आई बोल्ट जो कि अर्थिंग के लिए होगा। बस इतना काम करना है। हमें यहाँ पे 3 मटेरियल लगाना है, एक साइकिल इंसुलेटर लगाना है, और साइकिल इंसुलेटर को लगाने के लिए हमें क्लैंप लगाना है, और हमें एक आई बोल्ट लगाना है। दैट्स ऑल, इतना सा काम करना है, ठीक है हमको। आई होप आपको समझ में आई होगी बात मेरी। चलिए फिर करें शुरू, करते हैं शुरू। देखिए गाइज, अब हम साइकिल इंसुलेटर लगाएंगे तो 4 इंसुलेटर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 4 वायर जा रहे हैं। जब 4 वायर जा रहे हैं तो हमें 4 इंसुलेटर लगाने पड़ेंगे। 25 रुपये का एक मिलता है, मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे 100 आ जाएगा गाइस, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 100 आ जाएगा यहाँ पे, 100, ठीक है। 4 इंसुलेटर लगेंगे, 25 रुपये का एक, मल्टीप्लाई की तो 100 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 100 आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब साइकिल इंसुलेटर क्लैंप लगाएंगे। जब साइकिल इंसुलेटर क्लैंप लगाया तो जब 4 इंसुलेटर हैं तो क्लैंप भी 4 लगेंगे, और 68 रुपये का एक क्लैंप होता है, मल्टीप्लाई करके 272 आ जाएगा यहाँ पे। क्लैंप मतलब इंसुलेटर को पकड़ के रखने वाला, जो पोल पे इंसुलेटर को पकड़ के रखेगा उसको क्लैंप कहा जाता है। एक इंसुलेटर के साथ एक लगता है, 4 इंसुलेटर हैं तो 4 क्लैंप लगेंगे, ठीक है नहीं। 4 इंसुलेटर हैं तो 4
क्लैंप लगेंगे। आई होप चीज़ समझ में आई होगी आपको। आई बोल्ट लगेगा एक, अर्थिंग के लिए हमेशा एक ही आई बोल्ट लगता है, तो एक आई बोल्ट लग जाएगा अर्थिंग वायर के लिए। 5 रुपये का एक मिलता है, 5 रुपये हो गए इसके। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन पोल पर लगने वाला मटेरियल देखो समाप्त हो गया हमारा। बस इतना सा मटेरियल था जो कि उस डिस्ट्रीब्यूशन पोल पर लगेगा जहाँ पे कि ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, ठीक है ना। बस बाकी कुछ नहीं करना है, बस केवल उस ट्रांसफार्मर पर ही, वो ट्रांसफार्मर के साथ जो पोल पर इतना मटेरियल लगेगा हमारा। अब बाकी हम जो बीच में ये जो पोल लगाए थे हमने, ये वाले पोल, इन वाले पोल पर थोड़ा मटेरियल लगा लेते हैं, फिर इस वर्टिकल ब्रैकेट में मटेरियल लगा देंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं टेबल की तरफ। अब हम लिखा है हमने कि ओवरहेड लाइन लगाने के लिए, ओवरहेड लाइन मतलब वही जो लाइन लगाना है बीच में हम पोल जो लगा रहे हैं वो लगाने के लिए। देखो पोल लगा, सबसे पहले लाइन के लिए हमें पोल की रिक्वायरमेंट होगी। हमने एजप्शन में सबसे पहले मान लिया था कि 10 मीटर लंबे आरसीसी पोल का यूज़ किया गया है। एजप्शन में बिल्कुल क्लियर कर दिया था पहले कि 10 मीटर लंबे आरसीसी पोल का यूज़ किया गया है। तो हमने यहाँ पे 10 मीटर लंबे आरसीसी पोल यूज़ किए। पोल कितने थे आपको फिर से बार बार दिखाना पड़ रहा है। देखो 1 2 3 4 5, 5 पोल थे क्योंकि 50-50 मीटर का डिस्टेंस था इसीलिए, और आखिर में ब्रैकेट लगा था एक, ठीक है। चलिए फिर अब 5 पोल लग गए, 950 रुपये का एक पोल मिलता है, या 10 मीटर का आरसीसी पोल जो 950 का मिलता है एक, मल्टीप्लाई की तो 4750 रुपये हो गए, ठीक है। चलिए अब इन पोल पर भी साइकिल इंसुलेटर लगेंगे। एक पोल पर एक साइकिल इंसुलेटर, वो एक पोल पर 4 साइकिल इंसुलेटर लगेंगे क्योंकि एक पोल पे 4 वायर है इसलिए 4 लगेंगे। अब ये 20 हो गए, फिर 5 पोल पे 25 रुपये का एक मिलता है, और जब 20 की और 25 की मल्टीप्लाई की तो 500 रुपये आ गया, ये यहाँ पे इधर, ठीक है। चलिए आई होप आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। समझ में आया कि डिस्ट्रीब्यूशन पोल पे पहले लगाया 4 साइकिल इंसुलेटर, 25 रुपये का एक, 100 रुपये हो गए। साइकिल इंसुलेटर क्लैंप लगाया 4, 68 रुपये का एक, 272 रुपये हो गए। आई बोल्ट लगाया एक अर्थिंग के लिए, 5 रुपये का एक मिलता है इसीलिए 5 रुपये हो गए। अब जब उस पर सारा मटेरियल लग गया तो अब हम लगाते हैं ओवरहेड लाइन में। 5 पोल लगाए, 950 रुपये का एक, 4750 रुपये हो गए। साइकिल इंसुलेटर 20 लगेंगे, 5 पोल इसलिए 4 के हिसाब से 20 लगेंगे, 25 रुपये का एक, 500 रुपये हो गए। अच्छा गाइस, जब कुछ लोग का क्वेश्चन होगा कि जब पोल पे ट्रांसफार्मर लगाए तो क्या उस जो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पोल में मटेरियल लगाया इसको ट्रांसफार्मर से कनेक्ट नहीं करेंगे? हाँ, इसको ट्रांसफार्मर से बिल्कुल कनेक्ट करेंगे, लेकिन जो 5% एक्स्ट्रा वायर लिया गया है उसी से काम चल जाएगा। फिर से सुन लो कि डिस्ट्रीब्यूशन पोल पर जो ट्रांसफार्मर लगाया गया है इस लाइन को हम उस ट्रांसफार्मर से भी तो कनेक्ट करना पड़ेगा ना, तो बिल्कुल करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए कोई एक्स्ट्रा वायर की रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 मीटर वायर की ज़रूरत पड़ती है और वो इसी 5% एक्स्ट्रा में से चल जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए अगले स्टेप में हम साइकिल इंसुलेटर हमने यहाँ लगाए 20। अब साइकिल इंसुलेटर क्लैंप भी लगाने पड़ेंगे। साइकिल इंसुलेटर क्लैंप, जितने इंसुलेटर उतने क्लैंप, 68 रुपये का एक मिलता है। अच्छा पता ये मत सोचना कि क्या बोलते हैं सर्विस कनेक्शन में तो 10 रुपये वाला क्लैंप था। दरअसल बच्चे वो 10 रुपये वाला क्लैंप नहीं होता, वो स्ट्रिप होती है, पत्ती होती है छोटी वाली, लेकिन यहाँ हम खंबे लगा रहे हैं तो 68 रुपये वाला क्लैंप ही लगाएंगे, ठीक है। यहाँ जो हम खंबे लगा रहे हैं तो 68 रुपये वाला क्लैंप ही लगाएंगे। पता वीडियो को पूरा देख लिया करो, उसके बाद अगर तुम्हें, क्योंकि मैं होते होते सारे डाउट आपके क्लियर कर देता हूँ कि मैंने ये क्यों लगाया है, तो वीडियो को पहले पूरा देख लिया करो, बिल्कुल एक भी सेकंड स्किप किए बिना। उसके बाद देखा करो कि सर ने कौन सी चीज़ गलत लगा दी या कौन सी सही लगाई है, फिर एनालाइज करो, फिर मुझे कमेंट करके बताओ कि सर ये मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, मैं आपको बताऊँगा कि मैंने क्यों लगाया है, ठीक है। कमेंट करके बताया करो या फिर आप मुझे ईमेल कर दिया करो। तो 20 रुपये 68, 20 इंसुलेटर 68 रुपये के हिसाब से 1360 रुपये के हो गए। उसके बाद आई बोल्ट लगेंगे, एक खंबे पे एक आई बोल्ट लगेगा, 5 खंभों पे 5 रुपये का मिलता है, 25 रुपये के हो गए। उसके बाद अर्थिंग सेट लगेगा, एक अर्थिंग सेट 1200 रुपये का होता है, 1200 रुपये हो गए। उसके बाद उन खंभों की कंक्रीटिंग करनी पड़ेगी, 5 खंभों की कंक्रीटिंग 60 रुपये की एक खंभे की कंक्रीटिंग होती है, और 60 की और 5 की मल्टीप्लाई किया तो 300 हो गया, 65 सा 300, ठीक है नहीं। ओके गाइज, आई होप चीज़ें बड़े मज़े से समझ में आ रही होंगी। अगर मज़ा आ रहा है वीडियो में तो अभी लाइक ठोको, और वीडियो को शेयर जरूर करना बाकी लोगों से भी। पता जितने आपके दोस्त हैं सबके अच्छे नंबर हैं, आप भी चाहते हो ना, सबसे शेयर किया करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर किया करो अब वीडियो को। अगला है कि वर्टिकल ब्रैकेट। अब हमने जो ओवरहेड लाइन लगानी थी वो लगा चुके हैं, यानी कि ओवरहेड लाइन में लगने वाले सारे कंपोनेंट हम लगा चुके। अब हम आ गए सीधा अपने ब्रैकेट पर और ट्यूबवेल की बिल्डिंग पर आ गए हम।
अब हम ट्यूबवेल की छत पे एक ब्रैकेट लगाने वाले हैं, उसके बाद हम सप्लाई देंगे, सारी की सारी कहानी ख़त्म करेंगे। तो हम लगाते हैं ब्रैकेट। जब हम ब्रैकेट लगाएंगे तो ब्रैकेट जो होता है वो MS चैनल वाला यूज़ होगा यहाँ पे। MS चैनल का मतलब फ्लैट, कभी लिंटर पड़ने वाले गार्डर देखें, बस उसी को MS चैनल बोलते हैं, उसी को MS चैनल बोलते हैं, ठीक है ना। जो लिंटर पड़ने वाले गार्डर होते हैं वो उस टाइप की एक चैनल का यूज़ किया जाएगा, एक पतले से चैनल का यूज़ किया जाएगा वहाँ पे, जो कि 3 मीटर लंबा होगा, 3 मीटर लंबा होगा। 350 रुपये मीटर मिलता है। अच्छा, कुछ लोग पता है MS एंगल आयरन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक ट्यूबवेल को सप्लाई दे रहे हैं तो एंगल आयरन से नहीं देंगे, यहाँ पे हम सप्लाई हमेशा MS चैनल से देंगे ट्यूबवेल को। अगर वैसे किसी बिल्डिंग को सर्विस कनेक्शन देना होता तो आप MS एंगल आयरन भी यूज़ कर लेते, जो कि 120 रुपये मीटर मिलता है। तो यहाँ पे ये 350 रुपये मीटर मिला, 3 मीटर का 150 रुपये का हो गया। चीज़ समझ में आई होगी आई थिंक। मैं आपको MS चैनल और MS एंगल आयरन में डिफरेंस बताता हूँ। MS चैनल का मतलब जो लिंटर में गार्डर पड़ते हैं वो आपने देखे होंगे, उसको बोलते हैं MS चैनल, उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। MS एंगल आयरन क्या होता है, पत्ती देखिए, कभी मेज देखिए, मेज उसकी जो टांग होती है, जैसे इस तरफ से छुओ इस तरफ से छुओ, एक एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है दोनों आपस में, वो बस उसी को एंगल आयरन बोलते हैं। तो उस टाइप से सप्लाई दे सकते हैं, लेकिन छोटे लेवल पर। ट्यूबवेल को हमेशा आप MS चैनल से सप्लाई दोगे। अगर वैसे ही किसी बिल्डिंग को सर्विस कनेक्शन देना है तो आप हमेशा उसी एंगल आयरन से सप्लाई दे सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ब्रैकेट पर लगाने के लिए जो जो मटेरियल रिक्वायर्ड है उसकी बात कर लेते हैं। ब्रैकेट तो लग गया हमारा। अब ब्रैकेट को लगाने के लिए जिस जिस मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ी, या ब्रैकेट पर जो जो मटेरियल आपको लगाना होगा, वो हर एक मटेरियल का डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। तो ब्रैकेट पर लगाने के लिए, और गाइस वीडियो को ना स्किप मत क्या करो, और मैं बार बार कहना पड़ता है मुझे, स्किप करोगे आप तो चीज़ें भूल जाओगे, आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि यहाँ हर एक चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। दूसरी चीज़ बच्चे ये है कि आप अगर ये सोचते हो कि सर्विस कनेक्शन केवल सर्विस कनेक्शन का चैप्टर या वीडियो देख के हम सर्विस कनेक्शन समझ जाएंगे, तो बड़ा मुश्किल काम है। सर्विस कनेक्शन को समझने के लिए ओवरहेड भी समझना पड़ता है और अंडरग्राउंड भी समझना पड़ता है। कभी कभी पावर वायरिंग भी समझनी पड़ जाती है, जैसे ये क्वेश्चन आज का है, इसमें पावर वायरिंग का भी लॉजिक लगा था। और ओवरहेड और अंडरग्राउंड तो हमेशा यूज़ होगा। तो गाइस पहले वो सब भी पढ़ना जरूरी है यार, आप वो सब पढ़ो, उसके बाद ये पढ़ो। कभी भी क्रम वाइज ही पढ़ के चलो, ज़्यादा बेटर रहेगा। हर चैप्टर की वीडियो है, हर चैप्टर की वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पर। आप जाओ वीडियो देखो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, ठीक है। चलिए ब्रैकेट पर हम लगाएंगे सबसे पहले आई बोल्ट। देखो ब्रैकेट पर जब हम वायर को कनेक्ट करते हैं तो वो साइकिल इंसुलेटर नहीं लगाते, हम केवल आई बोल्ट लगाते हैं और लूप इंसुलेटर लगा देते हैं। जब हमने आई बोल्ट लगाया तो 4 तो वायर आ रहे हैं, तो 4 वायर के आई बोल्ट लगा दिए। दूसरा एक अर्थिंग के लिए, एक स्टे के लिए, तो 2 आई बोल्ट और लगा दिए। कुल मिला के आई बोल्ट हो गए हमारे पास 6। 5 रुपये के मिलते हैं और रुपये हो गए हमारे पास 30, ठीक है। देखो हमने आई बोल्ट लगाए 4, तो आई बोल्ट लगाए कंडक्टर वायर के लिए, और 2 आई बोल्ट लगाए एक स्टे सेट के लिए, और एक लगाया हमने अर्थिंग के लिए। इसलिए हमारे आई बोल्ट हो गए 6। 5 रुपये का एक मिलता है और रुपये कितने हो गए पूरे, कुल मिलाकर रुपये हो गए हमारे पास 30 रुपये। आई होप चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी गाइस। ये पूरा स्टेप, साइकिल इंसुलेटर क्लैंप लगाए थे, पीछे इंसुलेटर लगा आए थे हम, ये देखो पीछे इंसुलेटर लगा दिया था हमने यहाँ तक, फिर क्लैंप लगाया, फिर आई बोल्ट लगाया उन पोल्स पर 5 के 5, अर्थिंग सेट लगाया कंक्रीटिंग की 5 के 5 पोल्स की। अब हमने ब्रैकेट लगा दिया एक 3 मीटर लंबा, फिर ब्रैकेट पर हमने आई बोल्ट लगाए हैं कंडक्टर के लिए और अर्थिंग के लिए और स्टे के लिए भी। अब जब हमने आई बोल्ट लगा दिया, अब हम वायर लगा देते हैं, जो कंडक्टर वायर था उसको लगा देते हैं। कितना था वो, 3/3.00 mm AAC कंडक्टर। इसका मतलब है कि 3 तार होंगे और उनमें से हर एक का डायमीटर 3.00 mm होगा, ठीक है। इस टाइप के AAC की फुल फॉर्म होती है ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। इसमें क्या होता है कि सारे के सारे वायर एल्यूमिनियम के ही होते हैं, इसमें सारे के सारे वायर एल्यूमिनियम के ही होते हैं। जो ओवरहेड लाइन का इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें मैंने समझा रखा है कैसे कैसे दिखते हैं ये कंडक्टर, ठीक है ना। उसके बाद ये 1260 मीटर आया था, कैलकुलेट किया होगा हमने पीछे अभी। 5 रुपये मीटर मिलता है ये, और मल्टीप्लाई किया तो 6300 रुपये हो गया इसका। देखो 1260 मीटर आया है, 5 रुपये मीटर मिलता है, और जब इसको मल्टीप्लाई किया गया तो 6300 रुपये हो गया, ठीक है। उसके बाद कंडक्टर लग गया, बढ़िया समझ में आ गया होगा आई थिंक, क्योंकि 1260 मीटर कैलकुलेट किया था ना, 4 वायर
प्लस 5% एक्स्ट्रा, 1200 हो गया 300 मीटर में 4 वायर का, और 5% एक्स्ट्रा 60 मीटर हो गया। वही 5% एक्स्ट्रा हम ट्रांसफार्मर पे कनेक्शन भी लगा सकते हैं उसी के। तो 1260 मीटर वायर 5 रुपये के हिसाब से 6300 रुपये का हो गया। अगला कि लूप इंसुलेटर। देखो जितने कंडक्टर वायर होते हैं उतने लूप इंसुलेटर लगाते हैं। कितने कंडक्टर वायर हैं यहाँ पे? 4, इसलिए 4 लूप इंसुलेटर लगाएंगे। 20 रुपये का एक मिलता है, 80 रुपये के हो गए। ठीक है गाइज, चीज़ समझ में आई होगी आई थिंक मेरे हिसाब से। एरियल फ्यूज़ प्लस 1 न्यूट्रल लिंक। देखो एरियल फ्यूज लगता है फेज वायर में और न्यूट्रल लिंक लगता है न्यूट्रल वायर में, लेकिन दोनों मिलते हैं सेम कॉस्ट के। जैसे मान लो कि एरियल फ्यूज अगर 50 रुपये का है तो न्यूट्रल लिंक भी 50 रुपये का ही मिलेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे इनको एक साथ लिखा है कि 3 तो फेज़ वायर हैं वहाँ पे, 3 फेज़ 1 न्यूट्रल, और 3 फेज़ और 1 न्यूट्रल के लिए सबके लिए मैंने एक साथ लगा दिया है यहाँ पे 4, क्योंकि सेम रेट के मिलेंगे। 30 रुपये का एक मिलता है इसलिए 120 रुपये के हो गए। देखो फिर से सुन लो, एरियल फ्यूज लगेंगे 3 और एक लगेगा न्यूट्रल लिंक, दोनों सेम प्राइस के मिलते हैं इसलिए मैंने 4 लिख दिया है और डिस्क्राइब कर दिया था पीछे। 30 रुपये का एक मिलता है और 4 हो गए 120 रुपये के। पता है बच्चे, हमेशा जब मैं बोलता हूँ न्यूट्रल लिंक या फिर बोलता हूँ एरियल फ्यूज़, तो आपके दिमाग में उसका इमेज अगर नहीं बन रहा है तो आप कभी भी चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। और इमेज बनेगा कैसे? आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख के आओ सारे के सारे, हर एक। अगर सर्विस कनेक्शन में नहीं समझा रखा है तो मैंने वहाँ समझा रखा होगा, ओवरहेड में कहीं ना कहीं ज़रूर समझा रखा होगा। हर चीज़ समझा रखी है, हर चीज़ का फोटो दिखा रखा है आपको। इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि हर चीज़ का फोटो आपको दिखा दूँ, अच्छे से अच्छी चीज़ें समझा दूँ। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है बच्चे की, आप भी अच्छे से चीज़ों को समझ के चलो यार। ठीक है, चलिए। रैग बोल्ट। देखो रैग बोल्ट क्या कि एक तो एनर्जी मीटर जब हम लगाते हैं तो एनर्जी मीटर को डायरेक्ट नहीं लगाते, पहले ऐसे एक बोर्ड लगाते हैं, फिर उसको बोल्ट लगाते हैं 4, फिर यहाँ एनर्जी मीटर लगाते हैं। ये होता है प्रोसेस। तो 4 वोल्ट तो लग गए यहाँ पे, और जब ब्रैकेट को लगाएंगे तो ब्रैकेट पर भी 3 वोल्ट लगाने पड़ते हैं। आपको दिखाया था डायग्राम में, फिर से दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, ये वाले 3 वोल्ट देख रहे हो आप, ये वाले 3 वोल्ट। ऐसे ही 4 वोल्ट और लगेंगे। कहाँ के लिए लगेंगे? वहीं पर रैग बोल्ट मीटर के लिए लगेंगे 4 और 3 ब्रैकेट के लिए। कितने हो गए? 7 हो गए। 7 हो गए रैग बोल्ट। 7 रुपये का एक मिलता है ये, 49 रुपये के हो गए। 7 रैग बोल्ट हो गए, 4 तो ब्रैकेट के लिए, वो 4 तो मीटर बोर्ड के लिए और 3 ब्रैकेट के लिए, और ये 7 रुपये का एक मिलता है इसीलिए ये 7 7 जा 49, 49 रुपये के हो गए, 49 रुपीज़ के हो गए। ठीक है गाइस, आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। हमने यहाँ पे कंडक्टर लगाया है, 1260 मीटर था, 5 रुपये के रेट से 6300 का। लूप इंसुलेटर था, 4 लगाए 4 फेज़ में, 20 रुपये का एक, 80 रुपये के हो गए। एरियल फ्यूज़ 3 फेज़ में, एक न्यूट्रल लिंक, 120 रुपये के हो गए। रैग वोल्ट 3 तो ब्रैकेट के लिए और 4 मीटर बोर्ड के लिए 7 हो गए, और 7 रुपीज़ का एक मिलता है इसलिए 49 रुपीज़ हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लगा देते हैं अपना अर्थिंग वायर। अर्थिंग वायर कौन सा था हमारे पास? 8 SWG का GI अर्थिंग वायर था। कौन सा था? 8 SWG का GI अर्थिंग वायर था, ये वाला। ये 8 SWG का GI अर्थिंग वायर था। ये 315 मीटर हमने कैलकुलेट किया था। ये 3 रुपये का 1 मीटर मिलता है, इसलिए मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास 945 रुपये का हो गया। ओके गाइज, GI अर्थिंग वायर 315 मीटर हमने कैलकुलेट किया था क्योंकि 5% एक्स्ट्रा है इसलिए, और 3 रुपये का 1 मीटर मिलता है इसलिए 945 रुपये का हो गया। ठीक है, चलिए अगले स्टेप में हम लगाएंगे स्टे सेट, जो कि हम अपने ब्रैकेट को देंगे एक स्टे। 600 रुपये का एक स्टे होता है, ये 600 रुपये हो गए। स्टे में आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है। हर चीज़ ना आपको दिखानी पड़ती है क्योंकि आप समझ नहीं पाते उस चीज़ को। ये देखो, ये है स्टे, ये छत पे दिया जाता है स्टे, इस तरीके से होता है। ये ब्रैकेट को, ये ब्रैकेट इसको स्टे दिया गया है, ये इसको बोलते हैं स्टे सेट। ठीक है नहीं? तो ये 600 रुपये का एक होता है और 600 रुपये होगा इसके। उसके बाद में लगाएंगे वेदर प्रूफ केबल। ये जो मैंने लिखा है 3.5 कोर, इसका मतलब 4 कोर ही होता है। 3.5 कोर लिखा जाता है लेकिन होता 4 कोर ही है। इसमें 3 फेज वायर होते हैं और एक न्यूट्रल वायर होता है, इसलिए इसको 3.5 कोर कहते हैं। और गाइज ये ना 25 mm स्क्वायर से नीचे का नहीं आता। 4 कोर केबल जो है, 4 कोर केबल कोई भी 25 mm स्क्वायर से नीचे का नहीं आता, इसलिए मुझे 25 mm स्क्वायर का ही लगाना पड़ेगा। जब भी कभी आपको 4 कोर केबल लगाना पड़ेगा, वो कम से कम 25 mm स्क्वायर का आपको लगाना पड़ेगा ज़रूर। ठीक है, चलिए 25 mm स्क्वायर का 10 मीटर केबल 75 रुपये का 1 मीटर मिलता है, मल्टीप्लाई किया 750 रुपये हो गया। फिर से सुन लो, केबल की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको ये 3.5 कोर केबल का मतलब 4 कोर केबल है यहाँ पे, दोनों का एक ही मतलब है, 3 न्यूट्रल, 3 फेज 1 न्यूट्रल। तो ये 25 mm² से नीचे का नहीं आता, चाहे करंट कितना भी हो, इससे ऊपर के ही आते हैं हमेशा। तो ये 25 mm² से सबसे कम है, तो यही लगाना पड़ेगा क्योंकि करंट बहुत कम था हमारे पास। उसके बाद हमने 75 MP, वो 10 मीटर होता है ये फिक्स एकदम, किसी भी सर्विस कनेक्शन के लिए हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट के अलावा 10 मीटर होता है ये, हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट में 12 मीटर होता है। उसके भी न्यूमेरिकल लेके आऊँगा गाइस में बहुत ही जल्दी, ठीक है ना। अरे यार आप सच में परेशान ना हो, आपको इतना ज़्यादा करा के जाऊँगा मैं एग्ज़ाम से पहले पहले कि हाँ आप एग्ज़ाम देने में डरेंगे ही नहीं, बल्कि बड़े खुश होकर एग्ज़ाम देने जाएंगे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। और ये गारंटी दे रहा हूँ कि आप याद रखोगे कि सबसे अच्छा, अगर आपने सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए होंगे, जब भी एग्ज़ाम होंगे, जून में हो या जून के लास्ट में हो या स्टार्टिंग में, कभी भी एग्ज़ाम हुए, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए होंगे, किस सब्जेक्ट के लिए, तो वो EDD सेकंड या EDD फर्स्ट होगा, ये गारंटी है। क्योंकि आप इतना ज़्यादा पढ़ लोगे इन 2 सब्जेक्ट को कि आप खुद भी कहोगे कि वाह क्या बात है। चलिए, अब जब हमने केबल लगा दिया, अब हम लगाएंगे एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर हमारे पास 3 फेस लगाना पड़ेगा, एक लगाएंगे 900 रुपये का मिलता है, 900 रुपये का। उसके बाद लगाएंगे हम मीटर बोर्ड, उसके बाद लगाएंगे हम मीटर बोर्ड जिसके ऊपर हम एनर्जी मीटर को इंस्टॉल करेंगे। एनर्जी मीटर को डायरेक्ट दीवार पे नहीं लगाया जाता ना, उसके लिए पहले एक बोर्ड लगाया जाता है। तो ये एक लगाना पड़ेगा, 250 रुपये का एक मिलता है, 250 रुपये हो गए। फिर हम लगाएंगे फ्यूज़ कट आउट। फ्यूज़ कट आउट न्यूट्रल लिंक के साथ में, मतलब जहाँ जहाँ चारों में लगेगा, फेज़ वायर में भी और न्यूट्रल वायर में भी, ठीक है ना। तो 4 हो गए, 35 रुपये का एक मिलता है, 140 रुपये हो गए। क्योंकि देखो न्यूट्रल वायर को साथ साथ ही लगाते हैं, न्यूट्रल लिंक होता है लेकिन सेम प्राइस होता है, इसलिए साथ साथ ही लिख के चल रहा हूँ मैं हमेशा उसको। अब हम दीवार पार करनी पड़ेगी, कंड्यूट चाहिए हमें 0.25 मीटर चाहिए, 25 सेंटीमीटर कंड्यूट चाहिए, 15 रुपये की 1 मीटर मिलती है, इसलिए 3.5 रुपये की हो गई। ठीक है गाइस, आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। हमने यहाँ पर अर्थिंग वायर लगाया है, स्टेसेट लगाया है, केबल लगाया है, 4 कोर या 3.5 कोर, 25 mm² का ही आता है, इससे नीचे नहीं आता है। 3 फेस का एनर्जी मीटर लगाया है। एनर्जी मीटर को लगाने के लिए पहले दीवार पे एक बोर्ड लगाया जाता है, वो लगाया है। फ्यूज़ कटआउट लगाए हैं और फिर दीवार को क्रॉस किया नली के थ्रू, ठीक है। अब केबल जो हम लेकर गए थे, केबल के ऊपर गुल्ली, वो फिक्स, इसका कोई क्वांटिटी नहीं होती, इसलिए इसको सीधा 50 रुपये का रख देते हैं। क्योंकि ये कोई क्वांटिटी नहीं, फिक्स नहीं होती ना कि 2 लगेंगी, 4 लगेंगी, 10 भी लग सकती हैं, या 50 रुपये, इसलिए इसको फिक्स रख देते हैं हम सीधा सीधा। उसके बाद यहाँ पर सीमेंट, सैंड एक्सेट्रा, देखो जो दीवार वार पार करने में या ब्रैकेट को रैग बोल्ट को लगाने वगैरह वगैरह में सीमेंट की जरूरत पड़ती है सिविल वर्क में, वो हम 200 रुपये का रख देते हैं। ठीक है गाइस, चलिए अब हम निकालेंगे, अब हमारी मटेरियल लिस्ट पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। अब हम मटेरियल कॉस्ट निकालेंगे, और मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, इनको सबको ऐड करना पड़ता है। ये जितने भी सारे ब्लॉक्स हैं ये वाले, और पीछे के भी जितने ब्लॉक्स हैं ये सब, इन सब में जो सबसे लास्ट वाला कॉलम है, इन सारे के सारे लास्ट वाले कॉलम को हमें हमेशा ऐड करना पड़ेगा, सारे के सारे कॉलम को। और ऐड करने के बाद जो आएगा उसको हम बोलते हैं अपनी मटेरियल कॉस्ट। आप ऐड करके अगर देखेंगे तो ये आएगा आपके पास, जब आप इसको ऐड करके देखेंगे, मैंने ऐड किया तो ये आया है हमारे पास 19,979.50, इतने रुपीज़ आए हैं। 19,979, 19,979 रुपीज़ एंड 50 पैसा, 19,979 एंड 50 पैसे, 19,979 रुपीज़ एंड 50 पैसा, इतने रुपए आए हमारे पास टोटल मटेरियल कॉस्ट को ऐड करने के बाद। ओके गाइस, अब अगर आप स्टेप्स पर वापस जाएंगे तो पता लगेगा कि मटेरियल कॉस्ट, अब बस इतनी बात तो खैर आपको इतना ही ज़्यादा क्वेश्चन करने के बाद समझ में आई गई होगी, लेकिन तब भी मैं बताता हूँ, क्या पता कुछ लोग नए हों। अब जैसे ही हम मटेरियल कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हमें लेबर कॉस्ट फाइंड करनी पड़ती है, और लेबर कॉस्ट के बाद हमें इमरजेंसी कॉस्ट फाइंड करनी पड़ती है। फिर हमें मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और इमरजेंसी कॉस्ट, तीनों कॉस्ट को आपस में ऐड करना होता है। और जैसे ही हमारे पास मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और इमरजेंसी कॉस्ट, तीनों कॉस्ट आपस में ऐड हो जाती हैं, सारा का सारा काम ही निपट जाता है, फिर क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर तो मटेरियल कॉस्ट निकल आई। अब हम निकालते हैं लेबर कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट आप देख सकते हो, लिखा है मैंने ऊपर, कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। गाइज ये अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल में अलग अलग होती है,
सर्विस कनेक्शन में ये 20% होती है और इंटरनल वायरिंग में ये 15% होती है, पावर वायरिंग में 20% होती है, ओवरहेड लाइन में 15% होती है, अंडरग्राउंड लाइन में तो बहुत ज़्यादा होती है, 60% होती है, और सर्विस कनेक्शन में 20% होती है, सब स्टेशन में 25% होती है। तो ये आप याद रख लेना, मैं आप हमेशा हर वीडियो में बता के चलता हूँ कितनी कितनी होती है ये, ठीक है ना। चलिए फिर अब ये 20% निकालेंगे हम मटेरियल कॉस्ट का। ये 20% मटेरियल कॉस्ट का जब निकालेंगे हम, तो मटेरियल कॉस्ट रख दो यहाँ पे 19,979.50 और 20% निकालने के बाद आया हमारे पास ये आया, ये आई लेबर कॉस्ट निकल के। कितनी आई निकल के लेबर कॉस्ट? ये आई, अब देख लो, इसको मैंने मार्क जो किया है 3,995 रुपये और 90 पैसे, 3,995 रुपीज़ एंड 90 पैसा, इतना आया है लेबर कॉस्ट, 3,995 रुपीज़ एंड 90 पैसा, ठीक है। अभी फ़िलहाल पैसों को पैसों में लिख के चलेंगे, बाद में जब फाइनल आंसर में हम पैसों को रुपयों में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसके बाद इमरजेंसी कॉस्ट निकालेंगे। इमरजेंसी कॉस्ट में फ़ायदा है, हमेशा 5% ही रहेगी, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो। तो 5% ऑफ मटेरियल कॉस्ट जब हमने कैलकुलेट किया तो ये निकल के आया हमारे पास 998.975 रुपीज़, 998 रुपये 975 पैसे, 998 रुपये और 975 पैसे, ठीक है। चलिए अब हमने लेबर कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लिया है और इमरजेंसी कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लिया है। ये रहा लेबर कॉस्ट आपका और ये रहा इमरजेंसी कॉस्ट आपका। रही बात मटेरियल कॉस्ट की, तो वो मैंने पीछे कैलकुलेट किया था और आई होप मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कितना था वो, ₹19,979.50। ये था ये था मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, इमरजेंसी कॉस्ट, तीनों कॉस्ट हमारे पास हैं। अब इन तीनों को ऐड करके हम टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। दिख रहा होगा आपको क्या निकालने वाले हैं हम? फाइनल आंसर निकालने वाले हैं। क्या बोलते हैं इस फाइनल आंसर को? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। चलिए टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में हम मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, इमरजेंसी कॉस्ट, इन तीनों कॉस्ट को ऐड कर देते हैं और इन तीनों कॉस्ट को ऐड करने के बाद जो आंसर आता है वही हमारा फाइनल आंसर होता है। ये थी मटेरियल कॉस्ट 19,979 रुपये 50 पैसे। ये थी लेबर कॉस्ट 3,995 रुपये 90 पैसे और ये थी इमरजेंसी कॉस्ट 998.975 रुपीज़। जब हमने इन सबको ऐड किया तो हमारे पास ये आया 24,974 रुपये 37 पैसे। फिर से सुन लीजिए, जब हमने इन सबको ऐड किया तो हमारे पास ये आया कि 24,974 रुपीज़ एंड 37 पैसा। फिर से सुन लो, तो 24,974 रुपये 37 पैसे, 24,974 रुपीज़ एंड 37 पैसा। 37 पैसा को हम पूरा रुपया कन्वर्ट कर देंगे, 74 रुपये से 75 रुपये हो जाएगा, ठीक है। बस इसलिए हमारे पास टोटल आंसर, बिल्कुल फाइनल आंसर जो आया है वो क्या आया है? वो आया है ये कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आई है हमारे पास? 24,975 रुपये। यहाँ पर जो 24,974 था उसको हमने 37 को पूरा रुपया बना दिया और कितना बन गया हमारे पास? वो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बनी कितनी? 24,975 रुपये। बस गाइस ये आंसर था। काफ़ी ज़्यादा सिंपल मत समझना इसको, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। अब मैं आपको 2-4 काम की बातें बताऊंगा, उसके बाद वीडियो हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है गाइस। सबसे पहले तो थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब गाइस आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन हो, आप हमें इस ईमेल पर polytechnicstudy2019 पर ईमेल कर सकते हैं। आपको किसी भी सब्जेक्ट के कोई PDF नोट, कोई टेबल चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा ईमेल पर ही। अब थोड़ा काम की बात है, सुन लो। काम की बात ये गाइस कि एग्ज़ाम में कभी भी सिंपल क्वेश्चन रखे हुए नहीं मिलते। जैसा आज का क्वेश्चन था, ज़्यादातर उम्मीद रहती है कि ऐसे ही कॉम्प्लिकेशंस भरे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन तो सिंपल ही था, क्वेश्चन थोड़ी ना टफ था ये। अब तो आपको लग रहा होगा बड़ा सिंपल था, लेकिन जब आप करने बैठते तो मुझे लगता नहीं कि आप में से कुछ ही लोग जो इसको सही कर पाते खुद से, चाहे आपको पूरा सर्विस कनेक्शन क्यों ना आता था। तो गाइस हमेशा कोशिश करो कि क्वेश्चन को पूरा समझो, ये समझ के चलो कि क्वेश्चन में बताया क्या गया। कभी भी आप जल्दी से कोई डिसीजन मत लो, ठीक है गाइस। अब बहुत ही जल्द मैं एक मॉडल पेपर लेके आऊँगा वीडियो में, जिसमें कि मैं आपको एक ऐसा पेपर दूंगा जो कि
मतलब जो 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 क्वेश्चन बोर्ड में आने की उम्मीद है उन क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा। लगभग 20 क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें से हर एक को सोल्व भी करा दूंगा। और लेकिन उनको सोल्व कराने से पहले उनके सोल्यूशन आप मुझे भेजेंगे ईमेल पर, ठीक है। चलिए, इसके बाद गाइज आपको कोई भी नोट या पीडीएफ की ज़रूरत हो तो ज़रूर मुझे ईमेल करके कांटेक्ट करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक करके ही जाना यार, और दूसरे लोगों से शेयर करके जाना। जितना हो सके जितना शेयर कर दोगे तो फ़ायदा है। अगली चीज़ बच्चे ये है कि ये न्यूमेरिकल ध्यान रखो, कहीं से भी पढ़ो आप, लेकिन यार पढ़ के ज़रूर जाओ। मेरा पर्पज़ आपको सिर्फ पढ़ाना है, बाकी मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। मैं सिर्फ आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ ताकि आप याद रख सको मुझे कि हाँ सर ने पढ़ाया था और हमारे अच्छे मार्क्स आए। केवल आप इस चैनल की वीडियो देखकर, केवल इस चैनल की वीडियो देखकर बिना किसी नोट्स के पढ़े भी आपके 80 to 90% स्कोर कर लोगे। और इस चैनल की वीडियो देखकर और नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा उससे पढ़ के आप 90+ स्कोर करोगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। नहीं तो कोशिश करो आप अच्छे से पढ़ो। ओके गाइज, चलिए फिर जल्दी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आएंगे हम। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी।